हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज गिल्लू भैया सीरीज का अगली रचना है। इसका शीर्षक है गिल्लू भैया बोले, पक्ष में हो तो दाग अच्छे लगते हैं। पक्ष में हो तो दाग अच्छे लगते हैं। भाई साहब, यह ठीक नहीं हो रहा है। सोफे पर धम से गिरते हुए गिल्लू भैया बोले। मैंने उनकी तरफ देखा। चेहरे से कुछ उदास से लग रहे थे। पूछ लिया, क्या हुआ गिल्लू भैया? अरे भाई मत पूछो। मैं तो समझता था कि एक चैनल वाला ही जानबूझकर दिखा रहा है, टीआरपी सीआरपी बटोरने के लिए। सही होता तो दूसरे चैनल वाले भी दिखाते। लेकिन आज समझ में आया भैया कि वो सही दिखा रहा है। इतने दिनों से दूसरे चैनल तो डरपोक हैं, सच दिखाने से डरते हैं, डर के मारे चाटुकारिता कर रहे हैं, अल्लम गल्लम कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन सच नहीं दिखा रहे हैं। वो सही कह रहा है कि इस देश में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज सुबह सुबह सड़क पर चला गया था कोनो सामान लेने के लिए। सड़क पर तो रेला लगा हुआ था। सड़क के किनारे दूर दूर तक एक के पीछे एक आदमी गठरी लिए, सिर पर पीठ पर बैग लादे, हाथ में झोला लिए, टूटी चप्पल पहने हुए। हजारों की संख्या में लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, दुबले पतले मैले कुचैले। इन लोगों को देखकर मैंने उनसे पूछा, उससे बात की तो बोले घर जा रहा हूँ। मैंने कहा घर कहाँ है? तो बोले बहराइच, कौनो बोला गोंडा, कौनो बस्ती, कौनो आजमगढ़। बेचारे पंजाब के भटिंडा से आ रहे थे, 4 दिनों से पैदल चल रहे हैं। मालूम नहीं कितने दिनों पैदल चलेंगे तो पहुँचेंगे। कह रहे थे कि 1000 किलोमीटर अभी और चलना है। 1000 किलोमीटर कम होता भैया, वो भी पैदल कैसे जाएगा आदमी? कह रहे थे ना पास में पैसे हैं, ना खाने के लिए है, ना कुछ कहीं सोने के लिए कोई व्यवस्था है। बोले कि ऐसे ही थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ के सो लेते हैं, ज़मीन पर ही सो जाते हैं। ना चादर है बिछाने के लिए, ना कुछ ओढ़ने के लिए। कितने मच्छर काटते होंगे, कितनी गर्मी लगती होगी, ज़मीन में पत्थर चुभते होंगे, कैसे सोते होंगे सब। मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ। बोले खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो क्या खाते होंगे, भूखों कैसे चलते होंगे। ये सब सोच के तो मैं परेशान हो गया। बोले कि अगर कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, दे देता है तो इसी से गुजारा कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। बताइए, ये देश के नागरिक हैं और इनका ये हाल है। मैं तो हिल गया। सभी का एक ही कहना था कि काम नहीं मिल रहा था, मजूरी भी नहीं मिली, पैसा है नहीं, अनाज भी नहीं मिला। क्या खाकर रहते, कैसे रहते, कहाँ रहते, कैसे रुकते? रुकते तब भी मर जाते, चलेंगे तब भी मर जाएंगे। चलेंगे तो कम से कम कुछ उम्मीद तो रहेगी कि घर पहुंच जाएंगे तो जान बच जाएगी। रास्ते में कोई तो मदद कर देगा, वहाँ तो कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जिसके यहाँ 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से काम करते थे, वह 1 महीने भी नहीं बैठा के खिला पाया, नहीं रहने दिया। इतनी भी मदद नहीं कर पाया कि 1 महीने खिला देता या 2 महीने खिला देता। आगे तो हम उसके यहाँ काम करते ही, लेकिन नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस बारे में, हमारे बारे में नहीं सोचा, केवल खुद के बारे में सोचा। जबकि उसके लिए हम 12 घंटे 14 घंटे काम करते रहे इतने सालों तक, और वो बदले में मेहनताना क्या देते थे। अगर मेहनताना दिए होते तो आज हमारे पास भी कुछ बचत होती, तो उसी से हमारा भी गुजारा चल जाता। लेकिन पहले से ही हमारा पेट काट रहे थे।
और जब आज ऐसे संकट आया तो इस संकट की घड़ी में किनारा कर लिया भैया। अब हम जा रहे हैं तो बच गए, जिंदा रहे तो दोबारा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखेंगे। खुद को शराब पीने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकता है। हम गरीब हैं, हम पेट पर कपड़ा बांध सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार एकदम झूठी है, कोई मदद नहीं करती है। ट्रेन चलाने की कह रही है, पता नहीं कहाँ चलाती है, कहाँ मिलती है, कुछ पता ही नहीं है। कैसे उसमें सीट मिलेगी, कैसे उसमें जो है कहता है रजिस्ट्रेशन कराओ, पंजीकरण कराओ, ऑनलाइन कराओ। तो अब हमें क्या पता कि कहाँ होता है। थाने जाते हैं, पुलिस मार के भगा देती है। डीसी से मिलने जाते हैं तो वो भी भगा देते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। डीसी मिलता ही नहीं है, एसडीएम मिलता ही नहीं है, और कोई अधिकारी मिलता ही नहीं है। जहाँ जाओ वहीं से भगाए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं। कोई मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं बताता। कहते हैं ऑनलाइन बुक कर लो, तो कैसे कर लें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो मोबाइल है, केवल कॉल करने वाला है, ये बटन वाला, वो वाला मोबाइल नहीं है जिससे ये नेटवर्क चलता है। तो हम कहाँ से कर लें, कैसे कर लें, कहाँ से लाएं वो वाला फ़ोन। उतना तो पैसा भी नहीं कमाते, तो कहाँ से लाएं उसको, कहाँ से ऑनलाइन बुक करें, कैसे करें। कोई मदद नहीं करता, कोई करता भी है तो पैसा मांगता। अब हमारे पास पैसा तो है नहीं, पैसा होते तो रोटी खा लेते, रोटी खाने को पैसा नहीं है। अब कैसे जो है बुकिंग कराएं। लेकिन हमारी कोई सोच सुनता ही नहीं है, हमारी कोई समझता ही नहीं है। सब सोचते हैं कि हम बहाना कर रहे हैं। अब पैदल ही चल पड़े हैं, पहुंचेंगे जिंदा तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे रास्ते में। ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं किए। कसम से भैया, मैं तो उनकी बातें सुनकर हिल गया, नहीं बर्दाश्त हुआ, भाग आया, सामान भी नहीं लिया। घर आकर बहुत देर तक बिस्तर पर आंख बंद करके पड़ा रहा, उन्हीं के बारे में सोचता रहा। आपकी कसम भैया, आपकी कसम भैया, आंखों से आंसू बहते रहे बहुत देर तक, झरझर झरझर बहते रहे। जब कुछ मन हल्का हुआ तो आपसे मिलने चले आए। मैंने देखा गिल्लू भैया सोफे पर पीठ टेक दिए हैं, सिर पीछे करके छत की तरफ देख रहे हैं। ऊपर सीलिंग फैन तेज गति से घूम रहा है। भैया, आप तो कल कह रहे थे कि देश पटरी पर आ गया है। मैंने बहुत धीमे से कहा, मेरा इरादा उन्हें हर्ट करने का नहीं था। मैंने उन्हें शोकाकुल मुद्रा से बाहर लाने की गरज से ऐसी कोशिश की थी, ऐसा सवाल किया था। वह धीरे से पंखे को देखते हुए ही बोले, नहीं भैया, पटरी पर नहीं आया है, देश बेपटरी हो गया है। बल्कि हो गया था, पहले से ही बेपटरी है। दरअसल भैया, देश कभी पटरी पर था ही नहीं। आज़ादी के बाद तब के नेताओं ने इसे पटरी पर लाने की भरसक कोशिश की, ईमानदार कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों ने इतना खोखला कर दिया था कि वह पर्याप्त नहीं था। उसके बाद के सालों में देश को पटरी पर लाने की ईमानदार कोशिश की ही नहीं गई, सियासत की गई। सियासत कुछ और हो गई। देश की विकास दर बढ़ी तो ज़रूर, देश में अमीरी भी आई, लेकिन देश की आबादी, आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करती रही। उसका जीवन स्तर कभी ऊपर उठा ही नहीं। वो दाल रोटी से आगे कभी सोच ही नहीं पाया। कभी उसको दाल रोटी से ज़्यादा मिली ही नहीं। कभी दाल भी नहीं मिली तो नून मिला, तो कभी रोटी के साथ प्याज मिला, तो कभी रोटी के साथ चटनी मिली। जिस देश में इतनी गरीबी हो,
वहाँ शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को निजी अस्पताल के भरोसे कर दिया जाए, तो कोई बीमा सीमा मेडिकल सेटिकल का टाइप का ये व्यवस्था कर दी जाए, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो शुक्र है कि आज़ादी के बाद की जो सरकारें थी उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अच्छा और ईमानदार काम किया था कि कुछ अस्पताल, कुछ संस्थान अच्छे बन गए, कुछ शिक्षा संस्थान अच्छे बन गए कि देश आज उसके भरोसे आगे बढ़ रहा है। नहीं तो ये तो जो है पटरी ही नहीं बल्कि पलटा हुआ होता। कब का पलटा हुआ दिखाई देता। दुनिया की कोई भी सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर इतना कम खर्च नहीं करती जितना कि हमारी सरकार कर रही है। कुछ सालों में तो हद ही हो गई है। गिल्लू भैया इतना कहकर चुप हो गए। मैं हैरान था। आज वह बिल्कुल बदले हुए गिल्लू भैया थे। पक्ष नहीं विपक्ष की तरह बोल रहे थे, जबकि वह हमेशा पक्ष की ही बोलते थे। जब कभी मैं इस तरह की बातें उनसे कह देता था तो बहुत नाराज़ होते थे। कहते थे कि तुम देश की बेइज्जती करते हो, अपनी सरकार का सम्मान नहीं करते हो। लेकिन आज वही ऐसे ही बोले जा रहे थे और मैं चुप था, उन्हें केवल सुन रहा था और गौर से देख रहा था। भैया, मैं सोचता हूँ कि देश में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह से लगाया गया इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। हमने चीन और अन्य देशों की देखा देखी की, नकल की, लेकिन केवल तालाबंदी और घरबंदी की ही नकल की। हमने यह नहीं देखा और यह नहीं जाना कि ऐसे हाल में उन लोगों ने क्या किया, उन देशों ने क्या किया जिन्होंने लॉकबंदी लगाई। उन्होंने अपने नागरिकों के लिए क्या किया। उन्होंने प्रतिदिन समय समय पर अपने नागरिकों को, जिन्हें उन्होंने घर में कैद कर रखा था या रहने के लिए कहा था, उन्हें समय समय पर खाना और दूसरी ज़रूरतें पहुंचाई, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। बदले में उनके, जब लोगों को खाना मिलता रहा और दर दवाई बीमार होने पर मिलती रही तो वे अपने घरों में टिके रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा है कि लोग सड़क पर आ गए और पैदल अपने घरों को जा रहे हैं। वो इस तरह जा रहे हैं कि अगर वो ज़िंदा पहुंच गए तो वो शायद ही कभी फिर वापस आए, और अगर वापस नहीं आएंगे तो आप सोच सकते हो कि कैसे जो है फैक्ट्रियों में या दूसरे काम होंगे। हमने घर में रहने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किया। जिनकी आमदनी ठीक थी, लेकिन जो पहले ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, मजदूर थे और नौकरी पेशा थे, उनकी तो हालत ख़राब हो गई। जिनकी आमदनी ठीक थी वो तो ठीक है, पैसे वालों ने अपना जो है घर में रहे और इसका पालन किया। लेकिन उन्होंने, उन पैसे वालों ने, जो उनके ऊपर निर्भर थे, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनकी कोई मदद नहीं की। उल्टा सरकार को दान देने लगे, जबकि अपने कर्मचारी, नौकरों, अपने ऊपर आश्रित लोगों की अनदेखी कर दी। और सरकार ने जो मदद दी वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर वाली बात थी। तो ऐसे में कोई घर में कैसे रह सकता है। फिर जिसके पास घर ही नहीं है वह किस घर में रहता। उसे तो सड़क पर आना ही था, उसे तो पैदल चलना ही था, उसे सड़क पर और रेल की पटरी पर सोना ही था, बेशक उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाए या ट्रेन गुजर जाए। गिल्लू भैया फिर चुप हो गए और सोफे पर सिर टिकाकर छत को देखने लगे। मैं हैरान था। उठकर गया, एक गिलास पानी लाया, गिल्लू भैया को दिया, फिर चाय बना कर लाया। जब तक मैं चाय बना कर लाया तब तक वह छत को ही निहारते रहे। एक टक टक टकी लगाकर वे छत को देखते रहे। चाय लाने पर वह फिर बैठे। मैंने गौर से देखा, वह सचमुच बहुत दुखी लग रहे थे। मुझे उन पर दया सी आई, लेकिन कुछ बोला नहीं। उन्हें उनका मन हल्का करने के लिए एक सवाल कर दिया, जिसे कल से मैं उनसे पूछने वाला था। कल वो चले गए थे, लेकिन मैंने सोचा था कि कल उनसे पूछेंगे जब गिल्लू भैया आएंगे।
तो मैंने पूछा, गिल्लू भैया, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सरकार को नए नोट छापने चाहिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसको गति देने के लिए नए नोटों की छपाई करनी चाहिए। गिल्लू भैया बोले, बिल्कुल छापना चाहिए, जब छापने की मशीन लगा रखी है तो छापना ही चाहिए, जितनी ज़रूरत पड़े उतना छापना चाहिए। पहली बार इस बंदे ने सही बात की है और सरकार के मन की बात की है। सरकार तो कब से कह रही है आरबीआई से कि नए नोट छापो, लेकिन आरबीआई ही नहीं सुन रही थी। अब इस बंदे ने कहा है तो शायद कुछ असर पड़े। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में मिलेगी, 100 रुपए वाली चीज़ 200 रुपए में मिलेगी, तो मिलने दो। लेकिन फिर उसी हिसाब से लोगों के पास पैसे भी आएंगे तो लोग खर्च भी करेंगे। जब लोग खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी और विकास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा कि रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा, 1 डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 100 रुपया हो जाएगी, 150 रुपया हो जाएगी या 200 रुपया हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था तो चलेगी, गति तो चलेगी, हमारे पास नोट तो होंगे, नए नए नोट, करारे करारे नोट तो होंगे। गिल्लू भैया इतना कहकर चुप हो गए। तो मैंने कहा, लेकिन यह तो रुपए के आईसीयू में जाने जैसा होगा ना भैया। मैंने गिल्लू भैया के वचन प्रवाह में अवरोध पैदा किया। तो क्या होगा भैया, जब आप सत्ता में हो तो दाग अच्छे लगते हैं, विपक्ष में हो तो दाग धब्बे लगते हैं। गिल्लू भैया चाय ख़त्म करके अपनी पीठ फिर सोफे पर टेक लिए थे। उनकी निगाह फिर छत की ओर थी। वो छत से टंगे पंखे को देख रहे थे और पंखा तेज गति से घूम रहा था और घूमता ही जा रहा था। मैंने एक बार गिल्लू भैया को देखा, ध्यान से देखा, फिर ऊपर तेजी से घूमते पंखे को देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं भी चुपचाप बैठ गया और अपनी चाय पीने लगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये रचना आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर और लाइक भी करिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।